डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है अभी? यस सर। थैंक यू जी। तो प्यारे बच्चों, इस दुआ के साथ स्टार्ट करें। अल्लाह ताला हम सबको, हमारी फैमिलीज़ को, इस प्यारे पाकिस्तान को, इंसानियत को वालेकुम अस्सलाम सर। सर इस मोजी वबा और मर्ज से महफूज रखें। अगर कुछ लोग इन्फेक्टेड हैं, अल्लाह ताला उन्हें से तंदरुस्ती अता फरमाए जी, आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। तो डियर स्टूडेंट, ये लेक्चर नंबर हमारा जी 4 है। तो आपके पास 5 मिनट्स है फॉर द रिवीजन ऑफ आवर लास्ट लेक्चर। तो आफ्टर 5 मिनट्स वी विल स्टार्ट द रीकैप ऑफ द लास्ट लेक्चर। तो राइट नाउ अगर आपके पास नोटबुक नहीं है, जल्दी से अपनी नोटबुक पकड़ लें, पेन पकड़ लें, और पैरेलल आपके पास हार्ड फॉर्म के अंदर या सॉफ्ट फॉर्म के अंदर बुक भी ओपन कर लें, पीडीएफ फॉर्म के अंदर है। तो जल्दी से बुक भी आपके सामने ओपन होनी चाहिए, नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, पेन आपके पास होना चाहिए, और रिवाइज करें। और आफ्टर 5 मिनट्स हम इसको डिस्कशन करेंगे, रीकैप स्टार्ट करेंगे। सर। वालेकुम सलाम जी। सर अटेंडेंस होगी? प्यारे बेटे, आप अभी तो आए हो। कहते तो यार मैं क्लास से पहले आपकी अटेंडेंस लगा दूं शाह साहब। नहीं सर, बस पूछ रहा था मैं। नहीं प्यारे बेटे, अभी तो जस्ट क्लास स्टार्ट हुई है, आपको अटेंडेंस की इतनी फिक्र है तो बेटा आप मुझे पहले हुक्म अच्छा। किया करें, मैं आपको आने से पहले आपकी अटेंडेंस लगा देता। सॉरी। नहीं शाह साहब, कोई बात नहीं, हम का आपकी खिदमत के लिए बैठे। शाह साहब हमें क्या काम है और? हाँ जी, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, मैंने रिक्वेस्ट किया बच्चों, क्या रिक्वेस्ट किया कि प्लीज रिवाइज करें लास्ट लेक्चर, और यू हैव अ 5 मिनट्स फॉर दिस एक्टिविटी, और आफ्टर 5 मिनट्स इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द रिकैप ऑफ ऑल लास्ट लेक्चर। बच्चों वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, लेट ज्वाइन किया, तो जल्दी से आप रिवाइज करें लास्ट लेक्चर, और आफ्टर कपल ऑफ मिनट्स वी विल स्टार्ट द रिकैप ऑफ द लास्ट लेक्चर।
हाँ जी, डी स्टूडेंट कौन स्टार्ट करेगा जी रीकैप ऑफ द लास्ट लेक्चर? और मैं अप्रिशिएट करूँगा अगर वो स्टूडेंट रीकैप स्टार्ट करे जिनका आज लेक्चर नंबर 2 है। अदरवाइज एनीवन मे स्टार्ट जिनका आज सेकंड लेक्चर है, स्पेशली उन लोगों के लिए और जनरली एनीवन। So that is very important activity. Why it is very important activity? Just like connection between the last हमने and the एग्जांपल current की lecture. थी 1v1 आपने डिटेल्स के काशिफ साहब, सुहेल साहब, हमने ये 2-4 पॉइंट्स आप जरा हमारे साथ शेयर करें। हाँ जी काशिफ। सर हमने एग्जांपल की थी जिसके अंदर मार्केटिंग, ऑपरेशन, फाइनेंस और हमने ओएम को देखा था। ठीक है जी, वेल डन। तो काशिफ, उसके अंदर सुहेल हमने साहब, हाँ जी बेटा, कैरी ऑन प्लीज कंप्लीट करें। जी सर उसके अंदर हमने मार्केटिंग ऑपरेशन में ना उन्होंने कहा था कि हम आपका लोन पास करेंगे अगर आप अपनी सेल्स को डबल कर दें। हमने उसको मार्केटिंग के रेफरेंस से देखा था, सेल्स को इंक्रीज करके, लेकिन उससे इतना हमें फ़र्क नहीं पड़ा। फिर फाइनेंस में जाके हमने उसका जो कॉस्ट थी उसको कम करके देखा, लेकिन तब भी सेल्स में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं आया। लेकिन जब हमने अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट कम की थी, ओएम की जो जिम्मेदारी है ऑपरेशन मैनेजमेंट की, तो हमारी सेल्स डबल से भी ज़्यादा हो गई थी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेल डन भी, वेल डन मलक काशिफ सुहेल साहब बेटा जी, थैंक यू। और इसके अलावा जी जो चीज़ें आपने लास्ट सेक्शन, हाँ जी ठीक है जी काशिफ सुहेल बेटा। एनी अदर भाई कोई पार्टिसिपेट करना चाहिए? अभी मुझे मलिक मोहम्मद बिलाल साहब का मैसेज आया जी। मलिक साहब आप क्लास के अंदर हैं राइट नो? मलिक साहब, मलिक मोहम्मद बिलाल। यस मैं आ गया हूँ। ठीक है जी बेटा जी, वेलकम। अच्छा जी, आप आते हैं जी वापस से, कोई और पार्टिसिपेट करना चाहे, बताना चाहे अपनी लर्निंग अबाउट द लास्ट लेक्चर। सर आई हैव लर्नड दीज काइंड ऑफ अ कंटेंट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, हाईलाइट करना चाहे उनको। चलो बच्चों, मैं कुछ आपके साथ कुछ टर्म्स शेयर करने जा रहा हूँ, आपने उसका आंसर बताना। वंस अगेन जस्ट ओवरव्यू है लास्ट लेक्चर का। को मुझे बताया कि व्हाट इज अ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन क्या चीज होती है? एनीवन मे आंसर। क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वेल डन, एक्सीलेंट भाई हसन, बहुत अच्छे, हसन अख्तर। नेक्स्ट है व्हाट इज अ ओएम? ओएम क्या चीज है? व्हाट इज अ ओएम? ऑपरेशंस मैनेजमेंट है क्या? सर ऑपरेशन मैनेजमेंट है किसी भी एक क्या कहते हैं ऑपरेशन को मैनेज करना, जिस तरह आपने बताया था कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी होता है और क्या कहते हैं प्रोडक्शन लाइन मैनेजमेंट भी होता है, फिर होता है क्वालिटी मैनेजमेंट भी होता है। जो सुपरवाइज करता है वो हमारा एज ओएम कहलाता है। वेल डन जी। तैयब मेहताब साहब ये थे, और इसमें कोई वैल्यू एडिशन करना चाहे अकॉर्डिंग टू हिम और हर सर। Every business that managed through three major functions: finance, marketing, and operation management. ठीक है जी, ये हमारे पास है मोहम्मद उसामा फारूक साहब थे जी। एनी अदर भाई और कोई पार्टिसिपेट करना चाहे? सर व्हाट इज ऑपरेशन ओएम? मैनेजमेंट के अंदर सर बोलो। हाँ जी बिल्कुल जी बेटा, हम आप सुनने के लिए बैठे। ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर सर कंट्रोल भी करते हैं जो प्रोसेस होता है प्रोडक्शन का, और कोई बिजनेस जो क्या कहते हैं जो बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं या कोई भी बिजनेस चल रहा होता है उसका जो डिजाइन है उसको हम यानी कि रीडिजाइन भी कर सकते हैं। ये ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर इस तरह होता है। ठीक है जी, वेल डन जी। ये जो हमारे पास बात कर रहे थे, ये हमारे पास थे मोहम्मद, अभी नाम इनका जो विजिबल हो जाए मोहम्मद मेरे साइम पास, थे। मोहम्मद साइम साहब। ठीक है जी, वेलकम। अच्छा जी प्यारे बच्चों, राइट आंसर है तमाम के तमाम। ओवरऑल एक फॉर्मल डेफिनेशन थी बुक की, उसको भी जस्ट ज़रा रिपीट कर लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल एक्टिविटीज दैट क्रिएट वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज बाय ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट इज नोन एज OM। ये OM है। और राइट आंसर है, मुझे बताना है कि हाउ मेनी मेजर फंक्शन इन एनी काइंड ऑफ अ जेनेरिक ऑर्गेनाइजेशन, हाउ मेनी मेजर फंक्शंस एंड व्हाट आर देयर नेम्स? मार्केटिंग, प्रोडक्शन और फाइनेंस और अकाउंटिंग। ठीक है जी, हसन अख्तर का राइट आंसर है जी हमारे पास। देयर आर 3 मेजर फंक्शन। नंबर 1 मार्केटिंग है, उसके बाद प्रोडक्शन और ऑपरेशन है, लास्ट वन
फाइनेंस है और अकाउंटिंग है। बिल्कुल जी, ठीक है जी, राइट आंसर है जी। अब मुझे बताना है जी, इस कोर्स का जो कोर्स आप स्टडी कर रहे हैं, जिसका आज लेक्चर नंबर 4 है, इसका स्कोप क्या है, इसकी डोमेन क्या है, इसके अंदर आप क्या सीखने जा रहे हैं, ये मुझे बताना है। हाउ मेनी सर थिंग्स दैट यू पीपल आर गोइंग टू लर्न, वन बाय वन को मेरे साथ शेयर करें। सर बेसिकली आपने जिस तरह बताया था कि ये 21st सेंचुरी का कोर्स है और इसमें हम क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि सप्लाई चेन टू सप्लाई चेन हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। तो सर आपने बताया था कि इसमें हमने मैनेज करना होता है, वो मैनेज हम किस किस लिहाज से करते हैं हम इसमें वो सीखेंगे। हम डिज़ाइनिंग का प्रोडक्ट और सर्विस के लिहाज से भी हम इसको मैनेज करना सीख सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ लोकेशन, जिस तरह आपने बताया था कि हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो हमारी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके लिहाज से भी हम अपनी स्किल को कर सकते हैं। लेआउट की बात हुई थी जिसमें हमने थीम पार्क वगैरह का हार्ड रॉक वाला जो था रेस्टोरेंट, उसको हमने डिस्कस किया था। मैनेजिंग क्वालिटी, जिस तरह सुपरवाइजर होता है जो क्वालिटी मैनेज करता है, उसके बारे में भी आपने कहा था कि इसमें हमारी स्किल डेवलप होंगी। उसके अलावा सप्लाई चेन मैनेजमेंट आ गया, जिसकी वजह से आपने कहा था कि 21st सेंचुरी का कोर्स है, इस वजह से हम इसको पढ़ेंगे, इसका आगे बहुत स्कोप है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ जाता है, जिसमें सर हम देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज किया जाता है, उनको कंपनसेट किया जाता है, कभी बोनस दिया जाता है, कभी उनको क्या कहते हैं आगे प्रमोट किया जाता है, कभी उनको क्या कहते हैं टर्न आउट कर दिया जाता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट आ जाती है सर, वो के उस मैनेजर के पास आती है जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट की पोस्ट पे होता है। इसमें होता है उसने स्टॉक कब खरीदना है या उसको किस तरह मैनेज करना है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर वगैरह कैसे करना है, उसकी सेफ्टी के लिए जो भी सारा कुछ होता है वो उसकी जिम्मेदारी होती है। स्केड्यूलिंग में भी सर यही रहता है। आपने बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ स्केड्यूल के हिसाब से चलती है, जिस तरह आपने एग्जांपल दिया था स्केड्यूलिंग और मेंटेनेंस का कि यूसीपी जो है वो वाइट वॉश जब करवाती है तो वो यूजुअली तब करवाती है जब समर्स का ब्रेक होता है, ताकि जो है उनकी जो बाकी जो क्या कहते हैं वर्किंग है वो इफेक्ट ना हो। उसके बाद प्रोसेस एंड कैपेसिटी सर, इसका भी सर आपने इसी तरह बताया था कि इसमें हम इसलिए पढ़ें कि जो मैनेजर होता है उसने सारे प्रोसेस को भी मैनेज करना होता है और उसने ये भी देखना होता है कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि अगर उसके पास 2 मशीनें हैं जो वो बना सकती हैं 50 प्रोडक्ट, अगर वो मैनेज नहीं करता अपनी प्रोडक्ट को तो वो 50 से 25 पे भी आ सकता है अगर वो मेंटेन नहीं रखता उसको। वेल डन जी, तैयब मेहताज साहब, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे, वेल डन। अच्छा जी, ये डिटेल आंसर था कि व्हाट यू पीपल आर गोइंग टू लर्न। So there are almost lesson more. There are 10 different skills that you are going to learn. And तैयब मेहताब ने डिटेल से उनकी पूरी नाम भी बताया और उनको एलेबोरेट किया जी। अब नेक्स्ट वन है कि एक सिंगल स्लाइड थी, इसके अंदर आंसर था कि व्हाई वी स्टडी OM, हम क्यों स्टडी करते हैं जी, व्हाट आर द रीजन, एंड देयर वर 4 डिफरेंट रीजन ऑफ स्टडिंग दिस कोर्स। एंड एनीवन मे आंसर, अगर किसी के जहन में है कि व्हाई वी स्टडी दिस कोर्स। एक स्लाइड थी। हाँ जी सर, ये तो नहीं था इसका आंसर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। हाँ, ये वो तो देयर आर मेजर मैनेजमेंट फंक्शंस हैं नहीं वो इसमें नहीं। अच्छा जी, और कोई बात नहीं बेटा, ये मैं तो आप अप्रिशिएट करता हूँ, आपने आंसर तो दिया, कोई बात नहीं यार, आस्ता आस्ता। ये हो सकता है कि आंसर मीटिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर। ये भी ठीक है जी, राइट। हाँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप तमाम लोग फेमिलियर हैं, सिर्फ मैं एक पॉइंट है कि एक आंसर ये था कि द फर्स्ट रीजन ऑफ स्टडिंग दिस कोर्स, द फर्स्ट पॉइंट इज our first justification, we want to learn how the people organize themselves for productive enterprise. The first answer. The second answer is why we study this course is we want to learn how the goods and services are produced. ये लॉजिक नंबर 3 है, रैशनल नंबर 3 है। थर्ड है वी वांट टू नो व्हाट ऑपरेशंस मैनेजर डू, ये थर्ड पॉइंट था। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज OM इज वेरी कॉस्टली पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये काम हमने किया था और उसके बाद एक एग्जांपल दी और स्टार्ट में भी एक स्टूडेंट एक्सप्लेन कर चुका है कि इम्पोर्टेंस ऑफ OM बताने के लिए एग्जांपल नंबर 1 थी बुक की, और आपने स्टडी की थी फिशर टेक्नोलॉजी, एक स्मॉल साइज की ऑर्गेनाइजेशन थी और वो लोन के लिए अप्लाई करना चाह रही थी। बैंक कहता है जी ठीक है, हम आपको सैंक्शन इम्प्रूव करेंगे, लेकिन प्री रेक्विजिट इसके लिए क्या है, अपनी कंट्रीब्यूशन या प्योर प्रॉफिट आपको, यू शुड बी ट्वाइस द कंट्रीब्यूशन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी आंसर भी मुझे किसी ने बड़े डिटेल से बताया था कि उनके पास दे
have 3 different options. Number 1 marketing option, number 2 finance or accounting option, third and the last one option that सर आवाज चली गई। अच्छा बच्चों, सम टाइम मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर बैठा हूँ, तो तमाम जो जितनी भी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी है वो यूनिवर्सिटी आ चुकी है और हम यूनिवर्सिटी में बैठ के लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। तो सम टाइम फॉर द टाइम बीइंग, जस्ट फॉर मैक्सिमम 1 मिनट ये डिस्कनेक्ट हो जाता है थोड़ी टाइम के बाद, देर के बाद। तो इससे आपने इरिटेट नहीं होना, ये फॉर द टाइम बीइंग ये एक्टिविटी है। अब मैं आपके साथ ये स्लाइड शेयर करने जा रहा हूँ जो मैंने आपके क्लास एक्टिविटी दी थी। क्लास एक्टिविटी क्या थी, आपने हिस्ट्री पढ़ के आनी थी। ये उसका आंसर था जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा कि वाई वी स्टडी ओएम, स्लाइड नंबर 13 के कॉन्टेक्स्ट में मैंने बात की थी। और वो एग्जांपल जो ये वो है जो ओएम के अंदर से पहले आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और ईदर इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, व्हाट इज अ मैनेजमेंट, दीज आर नोन एज ए बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, लीडिंग है, कंट्रोलिंग है, ये तमाम काम। ये वंस अगेन कई दफ़ा लेक्चर 1 से लेकर 4th लेक्चर अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहे हैं। स्लाइड नंबर 16 की बात कर रहे हैं, डिफरेंट है 10 और स्किल्स हैं, इसको फंक्शन भी कह सकते हैं, ये डिसीजंस हैं दैट यू पीपल आर गोइंग टू लर्न। और उसके बाद इनकी ये एक्सप्लेनेशन है, ये हमने कई दफ़ा इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो स्लाइड नंबर है जी, स्लाइड नंबर 25, जो मैंने आप लोगों को होम असाइनमेंट दी थी कि बच्चों आपने हिस्ट्री पढ़ के आने का व्हाट इज़ द एवोल्यूशन। तो मैंने बताया कि 2 टाइम फ्रेम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज नोन एज ए हिस्ट्री पास्ट ऑफ एनी सब्जेक्ट ऑफ द कोर्स, द नेक्स्ट वन इज व्हाट वुड बी द फ्यूचर ऑफ अ स्पेसिफिक कोर्स और सब्जेक्ट। तो देखिए जी, हम सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि इसका पास्ट क्या था ओएम का, ठीक है जी, और उसके बाद इसका फ्यूचर क्या होगा जी, फ्यूचर के हमें क्या एडवांटेज होगा अगर इफ वी स्टडी दिस कोर्स। और अदरवाइज ये जो 10 स्किल्स हैं ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज आप लोगों के लिए है फ्यूचर के अंदर। तो ये एवोल्यूशन था। तो बच्चों इस एवोल्यूशन के अंदर तो आपने मुझे बताना जी, आप लोगों ने, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये टर्न थी, आपने इसे पढ़ के आना था। मुझे बताएं किसी ने इसको स्टडी किया है? हाँ जी जी। सर मैं स्लाइड्स ढूंढ रहा था लेकिन बुक में था। अच्छा प्यारे बच्चों, ये ना स्लाइड तो मैं तमाम लोगों पोर्टल पर अवेलेबल है, तमाम लोगों के लिए हैंडआउट्स हैं। आपने सीएम पोर्टल पर जाना है तो वहाँ ये चैप्टर नंबर 1 की स्लाइड है। बुक आप लोगों के साथ व्हाट्सएप में शेयर कर चुका हूँ, वैसे लिंक भी आप लोगों को दिया था। तो बुक लाजमी से आपने पैरेलल ओपन करनी है। वो क्यों ओपन करनी है उसकी रीज़न अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले मुझे बताएं कि देखिए कितने लोगों को टाइम स्पेयर किया और स्टडी किया एवोल्यूशन। अदरवाइज देयर आर 4 मेजर टाइम फ्रेम्स। The first one is known as a cost frame या cost focus time period. The next one time period time frame of quality focus. Next one customization and the last one globalization focus. हाँ जी, कोई मुझे एक्सप्लेन करे जी, शाबाश। Anyone may explain. तो ये हिस्ट्री, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं थी, आपने जस्ट इसको स्टडी करना था और स्टडी करके आपने देखा कि कैसे ये इवॉल्व हुआ, इसने ग्रोथ इसकी कैसे हुई किसी भी कोर्स की। हाँ जी, तो राइट, तो मेरे पास 39 स्टूडेंट्स हैं यार, एक और 39 स्टूडेंट्स में मेरी एक्सपेक्टेशन तो है ऑलमोस्ट सारे ही करने चाहिए। अगर सारे नहीं हैं तो एक सिग्निफिकेंट नंबर होना चाहिए, जैसे स्लाइड में भी है। हाँ जी भाई, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मेरी आवाज़ कम आ रही है? सबको जी आवाज़ कम आ रही है या एक स्पेसिफिक स्टूडेंट की बात हो? सर सही आ रही है। सही आ रही है, ठीक है। चलो ठीक है बेटा जी, बेटा ये देखो ना, ऑनलाइन में डे 1 वाले दिन ये डिस्कशन हो चुकी है प्यारे बच्चों, ये बेयर करना पड़ेगा। और अब तो हमने घर छोड़ कर ना बड़ा यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, और यूनिवर्सिटी के अंदर जो नेट की परफॉर्मेंस है कंपैरेटिवली बेहतर होती है, और ऑब्जेक्टिव आने का यहाँ पर यही था। ठीक है जी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा हो सकता है भी आप, क्योंकि यार देखो आप कोई शहर
के अंदर हो सकता है, कोई रिमोट एरिया के अंदर हो सकता है, कोई सब जिस जगह मैं रहता हूँ हालांकि वो बड़ा पोश एरिया, लेकिन हमारे भी सिग्नल का इशू है। सिग्नल का इशू है कि इसलिए कि उस सोसाइटी के अंदर ना जो वाटर टैंक है ना, जिसको पानी वाली टैंकी कहते हैं, सिर्फ उसके ऊपर उन्होंने बूस्टर की परमिशन दी है, वैसे नहीं है। वैसे तमाम की चीज़ें अंडरग्राउंड है, वो जितनी भी है ना, वो अरे मैं भी यूटिलिटी है। नारोवाल रहता हूँ इसलिए मेरे भी सिग्नल सही नहीं आते। हाँ बेटा, वो खिजर अय्याज साहब हैं या और मैं इसलिए कहते बेटा, मैं एग्री करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और जिस एरिया के अंदर है इट इज़ टॉप ऑफ द लिस्ट रेजिडेंशियल एरिया, लोगों की ड्रीम लैंड है, तो अगर वहाँ भी कुछ सिग्नल के इशू हैं, क्योंकि अभी वो इन प्रोसेस है, वो फाइबर ऑप्टिक्स बिछा रहे हैं, तो उम्मीद है कि आफ्टर सम टाइम पीरियड ऑफ नेट की स्पीड, तो मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कि जो आउट ऑफ स्टेशन है, तो ऐसा तमाम लोगों के साथ हो सकता है। तो वापस आते हैं, थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग भी हो रही है प्यारे बच्चों, अगर रिकॉर्डिंग है, अगर कुछ रिकॉर्डिंग का एडवांटेज है, जब भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई तो मैं हर दफ़ा हमेशा लेक्चर को रिकॉर्ड करता हूँ कि स्पेयर टाइम मिले, अगर आप सुनना चाहें तो यू कैन इजीली लिसन। अच्छा जी, अब वापस आते हैं जी, मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की है कि मुझे थोड़ा सा बताएं कि एवोल्यूशन ऑफ दिस कोर्स ओएम अगर आपने स्टडी किया तो वंस अगेन मैंने आपको और टाइम दे दिया, अदरवाइज फिर मैं ही एक्सप्लेन करूँगा। मैं तो इतने सालों से कर ही रहा हूँ, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसका एक बेनिफिट ये होता है बच्चों, आपकी क्लास पार्टिसिपेशन है उसके भी मार्क्स हैं, और आपकी प्रेजेंटेशन है उसके भी मार्क्स हैं। Just sort of a practice, how can we share our knowledge with the rest of the class fellows, classmates and as well as teacher, और उसका एडवांटेज क्या होगा कि क्लैरिटी ऑफ अ कॉन्सेप्ट, और इंटरेक्टिव हम बनाना चाहते हैं तो यही होता है। मेरी कोशिश हमेशा ये होती है देयर शुड बी अ टू वे कम्युनिकेशन रादर देन वन वे कम्युनिकेशन, सिर्फ टीचर ही बोले जाए, क्योंकि टीचर तो बेटा इतने सालों से हम काम कर ही रहे होते हैं, तो हमारी ख्वाहिश होती है कि आप भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। तैमूर साहब का जी मैसेज है, ठीक है जी प्यारे बच्चों, ठीक है, और ठीक है, मैं आपको अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि अगर आप नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते तो फिर मैं कर देता हूँ, मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा है। सो फर्स्ट टाइम फ्रेम इज नोन एज ए कॉस्ट फोकस। बच्चों, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड the last quarter of the 18th century, and that time period start from 1776 up to 1880, almost length of a century। तो इसके हम ये भी कहते हैं कॉस्ट फोकस, इसलिए कहते हैं कि दैट वाज द एरा ऑफ सम एक्सटेंट एरा ऑफ प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर, एंड एट दैट टाइम द कस्टमर हैड नो चॉइस एंड देयर वाज नो कंपटीशन। हाँ जी, मलक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी, मलक मोहम्मद बिलाल साहब। हाँ जी बेटा जी, इफ यू वांट सर मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि मुझे इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया है, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि रेलिवेंट है या इसके अंदर। सर बात ये कि पहले जब होता था ना, फोकस ये होता था कि एक तो जिस तरह इन्होंने बताया हुआ कॉस्ट के लिहाज से, दूसरा ये इसके अंदर ये फोकस होता था कि लोग सप्लाई ज़्यादा करते थे और डिमांड है हमारे पास तकरीबन कम होती थी। उसके बाद दूसरा एरा ये आया था कि लोगों ने फिर इस तरह कर दिया कि डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, तो इस वजह से फिर उसकी प्राइस वगैरह भी बढ़ गई। फिर आस्ता आस्ता लोगों ने लाइक जिस तरह अभी अब जो ये वाला एरा चल रहा है, इसके अंदर ये है कि हम इधर भी बैठ के हम पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन उन्होंने जो मार्केट है ना वो बनाई हुई है, तो ये प्रोसीजर इसका चल रहा है। ये हमने इकोनॉमिक्स के अंदर थोड़ा सा पढ़ा था। ठीक है जी मलिक साहब, वेल डन बेटा जी। अच्छा जी, और कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है? फिर मैं इसको कंक्लूड करूँ कि मैंने आप लोगों का काफ़ी वेट किया और फिर मैंने अज्यूम किया कि अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तो फिर मैं इसे वाइंड अप। हाँ जी मतीन साहब। सर पहले जो ओके सर, हाँ जी बोले जी, तैमूर साहब कहना चाहें? हाँ जी, एनीवन मे शेयर अगर आप। मैं हाँ जी एग्जैक्टली सर बोले। कोर्स फोकस में ये भी है, हम कहते हैं कोर्स लीडरशिप हमारे पास एक आती है, तो उसमें हम देखते हैं कि जिस तरह ओएम का ये आपने बताया था कि उसने प्रोडक्शन देखनी होती है, तो कोर्स फोकस में हम ये करते हैं कि हम अपनी प्रोडक्शन की जितनी कम उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ला सकते हैं ना, ताकि हम कोस्ट लीडरशिप की तरफ जा सकें, उसको फोकस करते हैं कि हम कौन कौन से तरीकों से अपनी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम कर सकते हैं।
और उसके बाद अगर हम सब क्वालिटी फोकस देखें तो हम यही चीज़ें देखेंगे कि हम अपनी जो प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, चाहे वो एम्प्लॉय को फैसिलिटेट करके या जो इन्वेंट्री हम परचेज कर रहे हैं या जो हम क्या कह सकते हैं प्रोसेस कर रहे हैं उसका प्रोसेस जो है उनको बेहतर करके हम उसकी क्वालिटी फोकस को मेंटेन कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद कस्टमाइजेशन फोकस है सर, जिस तरह बात की है कि जो हो रहा है तो कस्टमाइजेशन जो है आजकल बहुत ज़्यादा इन हुई है ई कॉमर्स में भी। तो इसमें वो नई इनोवेशंस लाते हैं ताकि मार्केट जो एक्सपेंड करे। और जिस तरह ग्लोबलाइजेशन भाई ने बताया कि पहले जो हमारे पास बिजनेस मार्केट थी वो सिर्फ और सिर्फ एक शहर की थी या एक मुल्क की थी। जब वो जो सर आवाज़ आ रही है बिल्कुल जी बेटा आ रही है। सर, उसके बाद जो ग्लोबलाइजेशन है उसका ये है कि पहले सिर्फ और सिर्फ जो बिजनेस था वो एक मुल्क या एक शहर के अंदर जो है वो रह गया था। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन वाली चीज़ आई तो जो मार्केट थी वो पूरी दुनिया में फैल गई। मीन्स कि अगर आप एक शहर में बैठ के अपनी जो प्रोडक्ट है वो सेल आउट करना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ एक शहर में या एक मुल्क में नहीं कर सकते, वो आप ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी जो है प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं। वेल डन जी, एक्सीलेंट भी, सम एक्सटेंट ऑल आंसर आर द राइट आंसर। उसके बाद ये एक और स्टूडेंट है जी मतीन साहब। हाँ जी मतीन अहमद बेटा बोले। हाँ जी मतीन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है बच्चों, फिर मैं इसको ना समराइज करता हूँ। जो राइट आंसर्स हैं, कॉस्ट फोकस होता क्या है, तीन एस्पेक्ट होते हैं बच्चों। देयर आर 3 डिफरेंट एस्पेक्ट ऑन एनी काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। सबसे पहले होते हैं, हम कह सकते हैं इकोनॉमिकल फैक्टर। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो नोट डाउन करें। देयर आर 3 डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। द फर्स्ट एस्पेक्ट इज नोन एज ए economical impact. Second one is known as a societal. सर काइंडली रिपीट कर। The first impact is known as the economical impact of a product. Second is known as a customer impact or societal impact. कस्टमर इम्पैक्ट भी बोलते हैं और सोसाइटी से सोसाइटल इम्पैक्ट भी है। थर्ड द लास्ट वन इज नोन एज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट वन इज नोन एज ए इकोनॉमिक फैक्टर है अगर फैक्टर की फॉर्म करें। सेकंड इज नोन एज ए कस्टमर फैक्टर। थर्ड एंड द लास्ट वन इज नोन एज एनवायरमेंटल फैक्टर। So there are 3 different kind of the factors impact aspect of any kind of a product. First one economical है, second one customer है और society है, third and the last one environmental impact or factor of the product or service. पहला ईरा था जिसे हम कह सकते हैं कॉस्ट फोकस है। इसमें जो इम्पैक्ट था द प्योरली टोटली फोकस्ड ऑन वाज इकोनॉमिकल एस्पेक्ट और फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर था सिर्फ वो अपना बेनिफिट देख रहा था, क्योंकि कंपटीशन नहीं था। अभी जब कंपटीशन नहीं था, ठीक है जी, हमारे पास चॉइस नहीं थी। अगर किसी कस्टमर के पास चॉइस नहीं है तो वी आर बाउंड टू परचेज अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट वंस वी हैव अ नो चॉइस। और मोनोपोली थी प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चर की, लिमिटेड प्रोड्यूसर थे, मैन्युफैक्चरर थे। उसके बाद जो सेकंड फेज आ गया, सेकंड फेज क्यों है, जब कंपटीशन इंक्रीज होना शुरू हुआ और ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्ट है सेल वो डाउन होना शुरू हुई। और मैं आपको बड़ी एक वेल नोन एग्जांपल है, यूरोप की बहुत बड़ा ब्रांड, ऑटोमोटिव ब्रांड है। वो इस तरह के अंदर सिर्फ एक कलर, ब्लैक कलर की गाड़ी ऑफर कर रहा था। कस्टमर ने कहा जी हमें सेकंड में चॉइस होनी चाहिए ना, ये एग्जैक्टिव कलर अभी ब्लैक कलर, दिल करता परचेज करो, दिल करता ना परचेज करो। लेकिन जब कंपटीशन इंक्रीज हुआ, कंपेटिटर्स ने लोगों को ऑप्शन दी, ऑप्शन देने से क्या होगा, आपकी सेल नीचे गई, तब आपने कस्टमर को इंक्लूड किया। दैट ईरा इज नोन एज ए क्वालिटी फोकस ईरा। आपने क्या किया, कस्टमर की इनपुट ली, कस्टमर की रिक्वायरमेंट ली कि उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी वांट्स क्या हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या हैं फ्रॉम स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस। अब क्या चीज होगी,
पहले सिर्फ इकोनॉमिकल फैक्टर था, अब इकोनॉमिकल फैक्टर से कस्टमर फैक्टर भी इंक्लूड हो गया किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। और उसके बाद ये कस्टमर, उसके बाद जो नेक्स्ट फेज है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। अब यूरोप के अंदर बच्चों आप कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं एक्सपोर्ट कर सकते जिसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक है जी, वो बैड इम्पैक्ट हो, वो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि हमारी गवर्नमेंट ने एक जो डिसीजन लिया है वो यही है कि इन्वायरमेंट जो है हमारे मुल्क के अंदर पॉलीथीन बैग उन्होंने बैन किए हैं। और जिस लोकेलिटी के अंदर मैं रहता हूँ काफ़ी हद तक वहाँ पर जितने भी रिटेल स्टोर हैं तो उन्होंने उसको स्ट्रिक्टली उसको फॉलो कर रहे हैं। जिस लोकेलिटी में अपने एक लोकेलिटी की बात कर रहा हूँ और वहाँ पॉलीथीन बैग ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। तो ये उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है। 3 इम्पैक्ट मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले एक इकोनॉमिकल फैक्टर होता है, दूसरा एक कस्टमर है या सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर होता है, थर्ड एंड द लास्ट वन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट और फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्ट। ये जो क्वालिटी फोकस है इसके अंदर इन्होंने क्या किया, कस्टमर को इंक्लूड किया कि कस्टमर शुड बी द पार्ट ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया कि क्या चीज़ें कस्टमर की रिक्वायरमेंट को, उसकी नीड्स को, वांट्स को, एक्सपेक्टेशन को। कंपटीशन है। उसके बाद है जी मैस कस्टमाइजेशन है, तो इसके ये हाइब्रिड अप्रोच है, ब्लेंड ऑफ दीज टू, कॉस्ट फोकस एज वेल एज क्वालिटी फोकस। ये उन दोनों का ब्लेंड अप्रोच है, हाइब्रिड अप्रोच है। इसके अंदर आप दोनों इकोनॉमिकल फैक्टर यानी इकोनॉमी ऑफ स्केल भी देख रहे हैं और साथ साथ कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है उसका भी मीट कर रहे हैं। ये दोनों एंड चल रहे हैं। ये ज़्यादा चैलेंजिंग ईरा है कि मैस कस्टमाइजेशन है, इकोनॉमी ऑफ स्केल भी अचीव कर रहे हैं यानी कॉस्ट पर भी हम देख रहे हैं और साथ साथ कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है, रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड एंड द लास्ट वन जो अभी आपने बताया कि ग्लोबलाइजेशन, राइट आंसर है लोगों के। अब देखिए तो पूरी दुनिया, हम कहते हैं कि वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज। आप यू कैन प्लेस एन ऑर्डर फ्रॉम पाकिस्तान, आप अली एक्सप्रेस पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, आप अमेज़न पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है जी। उस पर टाइम पीरियड ज़्यादा है क्योंकि अभी ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन विद उनकी प्रेजेंस पाकिस्तान के अंदर नहीं है, तो उन्होंने XYZ कंट्रीज़ को आपको शिपमेंट देनी, उस पर टाइम पीरियड ज़्यादा होता है। हो सकता है मे बी अगर वो 30 डेज़ हैं तो आप देखिए वो 40 डेज़ भी हो सकते हैं और अप टू 90 डेज़ भी हो सकते हैं। तो मुझे क्लास के अंदर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका पर्सनल एक्सपीरियंस हो या उनका फैमिली बिजनेस हो, उन्होंने अली एक्सप्रेस को ऑर्डर प्लेस किया हो या अमेज़न से कोई चीज़ एज एन इंडिविजुअल। एक तो अली बाबा है ना, तो वो तो B2B है, इन जनरल ट्रांजैक्शन होती है। एज ए रिटेल अगर इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस है मेरे साथ क्लास के अंदर कोई शेयर करना चाहें? यस सर। हाँ जी, किन का है जी, नाम बोले बेटा आप। इंडस्ट्रियल सप्लाईज सर कंपनी हमारी, हम सर शिपमेंट मंगवाते हैं सर अली एक्सप्रेस से भी और अली बाबा से भी सर। इट टेक्स 45 डेज मिनिमम। राइट, ठीक है जी। ये असद अली ने बात की थी बेटा जी, हमारे क्लास के ये CRB है जी, वही है ना असद अली बेटा आप? यस ठीक है, थैंक यू बेटा। ये तो देखिए टाइम पीरियड है, इसको बोलते हैं लीड टाइम। दिस इज टू मच। अगर उनकी प्रेजेंस पाकिस्तान के अंदर हो, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन की, अली एक्सप्रेस भी है या अली बाबा है या अमेज़न की है, तो ये इसका अगर वेयर हाउस पाकिस्तान के बनाते हैं, ये कट डाउन होगा मे बी विद इन अ वीक होगा और उसके विद इन अ वीक भी होगा और उसकी जो कॉस्ट है, शिपिंग कॉस्ट है, वो भी नीचे आएगी और उनका कंपटीशन भी इंक्रीज होगा, ठीक है जी। और हमें हाई क्वालिटी प्रोडक्ट पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल होंगी, ये इसका एक बेनिफिट है। तो ये ओवरव्यू था, जस्ट मैंने आपको बताया था। उसके डिफरेंट पार्टिसिपेशन है और एक बहुत बड़ी जो पार्टिसिपेशन है इसके अंदर वो टेलर्स की है। तो टेलर इज नोन एज ए फादर ऑफ अ साइंटिफिक मैनेजमेंट ईरा, ठीक है जी, इसकी कंट्रीब्यूशन है। तो टेलर साहब जनरली कहते हैं कि ये जो पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट है, दिस इज नॉट द फॉल्ट ऑफ अ वर्कफोर्स। ये किसका काम होता है? दिस टॉप मैनेजमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ द पुअर क्वालिटी वर्क। तो वो कहते हैं कि देयर शुड बी अ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ये हम ये कह सकते हैं। और अक्सर ये यूज़ करते हैं BBA या बिजनेस के लोग। और उसके बाद कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग दें। किसको ट्रेनिंग दें? अपनी वर्कफोर्स को, और उनके नए मेथड्स और टूल्स बताएं, गैजेट्स बताएं। दुनिया चेंज होती जा रही है, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो ये आपने बातें अपनी टीम के साथ शेयर करनी है और उनको इंसेंटिव देने हैं। बाकी वो तमाम हिस्ट्री है एक डिटेल के साथ, किन लोगों ने क्या कंट्रीब्यूट किया, ठीक है जी, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर थी ये सारी की सारी जो मैंने आप लोगों के साथ
शेयर कीजिए, इसकी समरी थी, समराइज किया अभी इस दौर के अंदर ये क्या क्या चीज़ें हों। अब डी स्टूडेंट, अब बड़ा इंपॉर्टेंट जो काम है जी नेक्स्ट वन, वो है हमारे पास ये उनकी कंट्रीब्यूशन है जी। ये स्लाइड नंबर जो मैं आपके पास 35 शेयर करने जा रहा हूँ, तो ये इसके पास क्या जी। अदरवाइज हम जानते हैं कि अभी के there are two different kind of products. First one is known as a tangible and the next one is known as a intangible, and the intangible product is also known as a service. तो कोई एक स्टूडेंट मुझे चाहिए फॉर द सेक ऑफ पार्टिसिपेशन, आप जरा रीड कर दे स्लाइड नंबर 35 कपल, हाँ जस्ट 3 लाइंस हैं और आपने रीड करने का व्हाट इज अ सर्विस, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्सप्लेनेशन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने जस्ट रीड। यस। Manufacture produce tangible product and services, often intangible. Operation activities often very similar. Distinction not always clear. Few pure services. अच्छा बच्चों, सर जस्ट मुझे बताना है कि आपको जो स्लाइड जो विजिबल है ये कौन सी वाली है, 35 विजिबल है या समथिंग एल्स है? सर 35 जो सर हमने ओपन की है वो 35 है। नहीं, जो आपके साथ मैंने शेयर की है जो आपको विजिबल है वो स्लाइड नंबर कौन सी है? 35 है सर। 35 सर है ना। ठीक है, थैंक यू बच्चों बताने का। मैं ये कुछ स्लाइड आगे पीछे होगी। तो 35 पर जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन जो गिवन है, डेफिनेशन ऑफ अ सर्विसेज, ये आपने किसी ने पढ़नी है अगर वो 30। हाँ जी। ओके। सर्विसेज economic activities that typically produce an intangible product such as education, entertainment, lodging, government, financial and health services. थैंक यू बड़ा जी, तैयब साहब। तो हमारे पास क्या है जी, वो तमाम इकोनॉमिकल एक्टिविटीज दैट प्रोड्यूस इनटेंजिबल प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, नंबर 2 एंटरटेनमेंट, लॉजिंग है, गवर्नमेंट है, फाइनेंशियल और हेल्थ सर्विसेज है। तो डी स्टूडेंट, अगर आप डेली जो एक्सपेंडिचर है ना आपकी फैमिली के, ज़रा इसको ना बजटिंग करें तो आप देखेंगे कि ज़्यादा आपकी जो स्पेंडिंग है वो किस पर है। आपकी जो एजुकेशन आपके पेरेंट्स से पूछे तो आपकी यहाँ जिस जो दौर मेरा था जी बेटा जी, कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लेकिन मेरी ज़्यादातर एजुकेशन है पब्लिक सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर में फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते, आप भी नहीं होते। और क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर एक 20 एजुकेशन सिस्टम आ गए और अनफॉर्चुनेटली ऐसा होना नहीं चाहिए। जितने भी सेंसिबल कम्युनिटीज़ हैं ना, कंट्रीज़ हैं, वो स्कूल और कॉलेज ये यूनिफॉर्म सिलेबस रखते हैं। जैसे यूनिफॉर्म होती है ना जी, कपड़ों की भी कहते हैं, तो देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म सिलेबस। अभी आफ्टर 17 ईयर्स हमें अभी एक सिंगल यूनिफॉर्म सिलेबस हम डिज़ाइन नहीं कर सके अपने मुल्क के लिए, अनफॉर्चुनेटली। अदरवाइज आप डेवलप कंट्रीज की एग्जांपल ले लें, जितने भी सेंसिबल है, जिनको पता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, देयर शुड बी अ ईदर यूनिफॉर्म सिलेबस अप टू स्कूल और कॉलेज लेवल। और उस यूनिवर्सिटी तमाम दुनिया में इंडिपेंडेंट होती हैं, ऑटोनमस बॉडीज होती हैं, दे कैन डिज़ाइन देयर ऑन कंटेंट। अदरवाइज अगर आप किसी भी कंट्री की आप बात कर लें जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर स्कूलिंग एजुकेशन कंपल्सरी भी है और फ्री भी है सम एक्सटेंट, ठीक है जी, और होनी भी चाहिए। ये इसका बर्डन नहीं होना चाहिए ये एजुकेशन का। 2 फैक्टर हैं, वो हमेशा स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। एक इंडस्ट्री है, इसका इंडस्ट्री तो नहीं कहना चाहिए कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर ये इंडस्ट्री बन गई है। तो ये बेटा आप जितने भी लोग आ रहे हैं तो आप उनको ना साथ साथ परमिशन देते जाएं, ठीक है जी। ओके सर। हाँ, क्योंकि मैं फिर वो मुझे बार बार फिर उन लोगों को ना रिदम एक टूट जाता है। हम बात कर रहे थे जी एजुकेशन, अगर आप देखें आजकल के टाइम में तो मैक्सिमम जो आपके पेरेंट्स की जो एक्सपेंडिचर है ना वो एजुकेशन पर है। अगर आप देखें बहन भाई स्कूल में पढ़ते हैं, इतनी इतनी फीसिस हैं, और एक बीकन हाउस सिस्टम है, एलजीएस सिस्टम, फिर नीचे सिस्टम आ जाए, एक लॉन्ग चेन चलती जा रही है, डिफरेंट है। फिर साथ हमारे पब्लिक सेक्टर है, तो हमारी जो एक्सपेंडिचर है। उसके बाद है जी हेल्थ, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई। अनफॉर्चुनेटली इसको भी इंडस्ट्री नहीं होना चाहिए। ये हेल्थ और एजुकेशन, दिस शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी स्टेट। ये पूरी दुनिया के अंदर ये होना चाहिए। अच्छा, बात ये कि सर्विस सेक्टर है, लेकिन ज़ाहिर है कि इसके अंदर टीचिंग के अंदर जॉब बहुत ज़्यादा है और हेल्थ सर्विसेज के अंदर भी है। अब अगर इसमें टेंजिबल चीज़ें, ये इंटेंजिबल कैसे? अगर सपोज अभी क्लास पढ़ के देखेंगे, अगर आप बिफोर क्लास अगर मैं आपकी हाइट मेयर करूँ, आपकी वेट मेयर करूँ, आपका नेक या वेस्ट है,
आप देखें देयर इज़ नो डिफरेंस, फिजिकली कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। तो डिफरेंस किस चीज़ का नज़र आ रहा है? इंटेंजिबल नॉलेज इंक्रीज़ हो रहा है, हमारी लर्निंग इंक्रीज़ हो रही है, ये इंटेंजिबल है। आप मूवी देखने के लिए जाते हैं तो आफ्टर बिफोर एंड आफ्टर मूवी तो देख क्या फिजिकली कोई चेंज हमें नहीं आ रही है। आप क्रिकेट मैच देखने के लिए, सॉकर मैच देखने के लिए, ये सारी के सारे आपके पास क्या है, ये सर्विसेज है, ठीक है जी। और लॉजिंग है, ये लॉजिंग है हॉस्पिटैलिटी, आप होटलिंग करते हैं, किसी जगह स्टे करते हैं, लोग मर ही जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। और नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, बड़े ब्यूटीफुल एरियाज़ हैं, अल्लाह ताला ने हमें ये उसकी ब्लेसिंग है, ऐसे एरियाज़ हमें दिए हैं। और गवर्नमेंट आप इस पर फोकस कर रही है, टूरिज़म पर लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, जो ब्यूटी है नेचर की पाकिस्तान के। और इससे अन एक्सप्लोर इस तरह है कि एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही है, एज इट इज़ फॉर्म में है, ज़्यादा चेंज नहीं है, जैसे नेचर है उसी तरह है। तो बच्चों ये एक बहुत बड़ा एक सेक्टर है पूरी दुनिया में, रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इंक्रीज होता जा रहा है, स्पेशली डेवलप कंट्रीज़ के अंदर। अगर उनका टोटल जीडीपी कंट्रीब्यूशन है तो वो 70 to 80% फ्राम द सर्विस सेक्टर है, और ओनली फ्राम 20 to 30% फ्राम द ये जो टेंजिबल प्रोडक्ट है उसकी कंट्रीब्यूशन है। तो ज़्यादा है हमारे पास पूरी दुनिया के अंदर सर्विस सेक्टर है, ठीक है जी। ये डिफरेंस है बिटवीन द गुड्स एंड सर्विसेज, ये उसने एग्जांपल दी है, उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं गुड्स के, ये उसकी है। और ऑलमोस्ट सम एक्सटेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कुछ ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट बात नहीं है। और फिर अगली स्लाइड के अंदर उसने ये किया है कि ये क्योंकि अमेरिकन डेटा है, बुक भी हमारी अमेरिकन है, तो ज़ाहिर है कि बुक अमेरिकन है तो अमेरिकन जो अपने ही मुल्क का डेटा देंगे वो पाकिस्तान का डेटा जनरली नहीं देंगे, ठीक है। जस्ट ओवरव्यू हो सकता है, लेकिन डिटेल में वो अपनी कंट्री की बात करनी भी चाहिए कि यूएस एग्रीकल्चर का रोल क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कितनी है, सर्विस एम्प्लॉयमेंट कितनी है, सारी। और फिर ये नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो हाँ जी बेटा जी, आवाज़ नहीं आ रही जी? आ रही है सर, आ रही है सर। अच्छा जी, आप जो लास्ट पार्ट ऑफ अ चैप्टर दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका नाम है प्रोडक्टिविटी। अगर देखें नेम ऑफ अ फर्स्ट चैप्टर क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ अ नेम इज़ ऑपरेशंस, सेकंड पार्ट ऑफ द नेम इज़ प्रोडक्टिविटी। और ये एक रीज़न भी थी कि वाई वी स्टडी ओएम, द फर्स्ट रीज़न वी वांट टू बी द पार्ट ऑफ अ प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। ये हमें पता होना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी है क्या, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ द बेसिक जॉब ऑफ द ओएम मैनेजर्स, ठीक है जी। तो मुझे एक स्टूडेंट चाहिए, स्लाइड नंबर 41 है, आपने जस्ट रीड करनी है, एक्सप्लेन करना है, मेरा काम है। सर प्रोडक्टिविटी, हाँ जी बोल रहे बेटा, हाँ रीड करें, शाबाश। yes sir, productivity is the ratio of outputs, goods and services divided by the inputs, resources such as labor and capital. The objective is to improve productivity. Important note, production is a measure of output only and not a measure of efficiency. हाँ जी, ये जो प्रोडक्शन होती है ना, ये जस्ट आउटपुट है, इसमें हमें ये नहीं पता चलता है कि हाउ मेनी आउटपुट्स आर ओके, हाउ मेनी आर नॉट ओके। तो ये हमें आउटपुट दोनों किस्म की हो सकती है कि लेट्स से अगर आप बोर्ड मार्केट प्रोड्यूस कर रहे हैं, या आप गाड़ियाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, या आप शर्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेल फोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एंड ऑफ द डे हम कह सकते हैं कि हमारे एक वर्कर ने 100 शर्ट्स प्रोड्यूस की हैं। अब हमें ये नहीं पता कि हाउ मेनी आर ओके, हाउ मेनी आर नॉट ओके। तो मैं कह सकता हूँ कि 90 शर्ट्स आर ओके, तो क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट ने उनको विजिट किया और स्टैंप लगा दी पास्ट। और 10 जो शर्ट्स हैं नॉट ओके, लेकिन हमने रिसोर्सेज लगा दिए हैं अभी उस पर इतने ज़्यादा, तो सारी हमारी वेस्ट चली गई। आप देखेंगे उस पर माइनर फॉल्ट है या मेजर उस पर फॉल्ट है। माइनर है तो वो रिपेयर हो सकता है, ठीक है जी। और बी पेयर के अंदर उसे हम सेल करना पड़ेगा, उसकी हमें जो टैग प्राइस है वो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर मेजर फॉल्ट है वो स्क्रैप में चला गया। तो ओएम मैनेजर का रोल क्या होता है कि वी वांट टू इंक्रीज द इफेक्टिविटी एंड द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस। हम चाहते हैं शर्ट्स प्रोड्यूस भी हों लेकिन राइट प्रोड्यूस हों, उसमें जो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं दैट शुड बी मिनिमम एज पॉसिबल, उसको इन्हेंस करना पड़ता है। और इसके अंदर बड़ा एक 6 सिग्मा का कॉन्सेप्ट भी है ओएम के अंदर, कुछ लोग हो सकते हैं फेमिलियर हों, सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि 6 सिग्मा में जो एक्यूरेसी ऑफ क्वालिटी इतनी ज़्यादा होती है, वो कहता है देयर शुड बी ओनली 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी। अगर आप 10 लाख शर्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कितने पॉसिबल डिफेक्ट्स होने चाहिए? मैक्सिमम 3.4 ओनली। तो ये हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी है, ये 6 सिग्मा अप्रोच है। जस्ट इसका इंट्रोडक्शन है मैंने आपको दिया।
तो ये थी प्रोडक्टिविटी, बड़ा सिंपल सी ये एक रेशो है। आउटपुट को हमने इनपुट से डिवाइड कर देना है। जब आउटपुट को इनपुट से डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा डेट इज नोन एज ए प्रोडक्टिविटी। तो बच्चों ये एक फॉर्मूला है कि पॉसिबल इनपुट्स क्या हो सकती है, हमने पहले भी पढ़ा है। ये लेबर भी हो सकती है, कैपिटल है, मैनेजमेंट है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन है यानी प्रोसेसिंग कर रहे हैं और एंड में आउटपुट बना रहे हैं। तो आउटपुट क्या हो सकती है, कुड भी गुड्स हो सकते हैं, सर्विसेज हो सकती हैं, या कोई रिजल्ट हो सकता है, कोई रिपोर्ट हो सकता है। तो ये हमने जेनेरिक है। अब आते हैं जी इसका बेनिफिट क्या होता है। अब ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है स्टारबक्स। तो बच्चों अब मैं आपको बुक का पेज नंबर बोलने जा रहा हूँ, तो आपने उसको देखना। मीनवाइल मैं आपकी अटेंडेंस भी मार्क करूंगा। मैं आपको पेज शेयर करने जा रहा हूँ। तो बुक का जो पेज नंबर है अप्रोक्सीमेटली राउंड अबाउट मैं बताता हूँ कौन से वाला है। जिधर एग्जाम्पल नंबर 2 से पहले की ये बात होगी, राइट में अभी आपको पेज नंबर 14 है बुक का, लेकिन जो पीडीएफ है ना वहां पर आपने क्या रिप्लेस करना है 53। हाँ जी डियर स्टूडेंट, आपने राइट हो बुक का पेज नंबर है जी, जिधर आपने टोटल 918 लिखे हैं वहां आपने 53 रिप्लेस करना, अदरवाइज पेज नंबर है 14। तो जल्दी से लिखें, इसका टाइटल क्या लिखा है, OM इन एक्शन इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी इन एट स्टारबक्स। तो जितने लोगों को ये मिल जाए मुझे बताना जी, फिर मैं इसको ये एग्जांपल आप लोगों के साथ जो शेयर करूंगा, फिर इसे मैं स्लाइड नंबर 43 के कॉन्टेक्स्ट में बात होगी। तो मीन वाले आपकी मैं अटेंडेंस भी मार्क करने जा रहा हूँ। तो वंस अगेन जो लोग बच्चों एब्सेंट है मैं सिर्फ उन्हीं के नाम बोलूंगा अभी, प्रेजेंट वालों के नाम नहीं बोले जाएंगे। बुक का पेज नंबर क्या बताया आपने? बुक का पेज नंबर है जी 14 है, 14 बुक का हार्ड फॉर्म के अंदर। लेकिन अगर पीडीएफ फॉर्म में तो जिधर 918 है उसके अंदर आपने 53 रिप्लेस करना है, और उसी पेज के नीचे लिखा है प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट। ये हाउ कैन वी मेजर द प्रोडक्टिविटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो वंस अगेन जी अटेंडेंस के लिए, अच्छा तैयब बेटा मैं फॉर द टाइम बिंग आपको बना रहा हूँ अटेंडी, ताकि आप ऑर्डर में आ जाएं, और अटेंडेंस के बाद मैं दोबारा आपको बना दूंगा प्रेजेंटर। ठीक है जी। ओके सर। और इससे बेनिफिट ये होता है कि तमाम लोग ऑर्डर के अंदर होते हैं। अच्छा जी पहला जो स्टूडेंट एब्सेंट है सर मोहम्मद ज़ुहैब प्रेजेंट। बेटा आपने अभी अब सिर्फ मुझे सुनना है, मैं अभी कह रहा हूँ कि जो लोग एब्सेंट है सिर्फ उन्हीं के नाम बोलूंगा, और बी पेशेंट अगर बाद में कोई ज्वाइन करें ना आपकी अटेंडेंस मार्क कर दूंगा। तैमूर रफीक ये एब्सेंट है जी, तैमूर। और उसके बाद बाजिक जवेद एब्सेंट है, बाजिक। अच्छा जी मोहम्मद सियाम खान साहब थे, मुझे पहले नजर आ रहे थे, वो अभी नजर नहीं आ रहे जी। सियाम खान सर साइन जैदी तो नहीं? नहीं बेटा, मोहम्मद सियाम खान है। मैं फिर बोलूंगा आपने वंस अगेन भाई, जस्ट बी पेशेंट। आयशा मलक एब्सेंट है, बिलाल अकबर एब्सेंट है,
और उसके बाद जी तस्कीन ज़हरा एब्सेंट है। और डियर सर कैसे हैं आप? हीरा वकार एब्सेंट है। तो बच्चों एब्सेंटीज के नाम मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुने। फ्रॉम डाउन टू अप, फ्रॉम डाउन फर्स्ट नेम है हीरा वकार एब्सेंट है, और द नेक्स्ट वन आफ्टर हीरा तस्कीन ज़हरा एब्सेंट है, ये सेकंड है। बिलाल अकबर है, आयशा मलिक है, मोहम्मद सियाम खान है, बाजिक जवेद है, तैमूर रफ़ीक है। और अब मैं चेक करता हूँ ड्यूरिंग अटेंडेंस किसी ने ज्वाइन किया है तो देख लेते हैं, किसी साहब ने ज्वाइन किया है तो। हाँ जी, ज्वाइन किया हमें, किसने ज्वाइन किया जी? महानूर मुख्तार ने। महानूर बेटा आपकी अटेंडेंस में भी लगा, महानूर। हसीब अमर, हाँ जी तैयब बेटा प्लीज़ रेज योर हैंड। तैयब की बात कर रहा हूँ, जो जिसके पहले मैंने सीआर बनाया था। तैयब बेटा, तैयब। सर सीआर नहीं, खाली प्रेजेंटर। सीआर मेरे ख्याल से सद है। बेटा मुझे पता है सर, मैं आपको राइट नाउ प्रेजेंटर बना रहा हूँ, तो आपको जो भी ज्वाइन करे आपने उसे अटेंड आते जाना। अब तैयब बेटा आप हाथ नीचे कर लें। हाँ जी मतीन बेटा क्या कहना चाह रहे हो? मतीन, अच्छा जी, कितने लोगों को मतीन अहमद है जी? बेटा अगर आप बात करना चाह रहे हैं यू आर वेलकम, अदरवाइज जो मैंने आपको एक
अब बुक की बोली है एग्जाम्पल कि ओ एम इन एक्शन, तो कौन बताएगा जस्ट कि व्हाट इज अ स्टेटमेंट? एक्सप्लेन करना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने सिर्फ ये बताना है कि व्हाट इज अ स्टेटमेंट। हाँ जी, एनीवन मे स्टार्ट। जब बुक की स्टेटमेंट है क्या? सर मींस बुक की स्टेटमेंट जो आपने पेज नंबर बताया उसकी। हाँ सर, हम रीड करनी है बस, बाकी काम करना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। आपकी टर्न ये है कि जस्ट रीड स्टेटमेंट ऑफ द एग्जांपल। सर ई बुक अवेलेबल है? बिल्कुल जी बेटा, ये पुरानी बातें होंगी आप तो। सर मुझे मिल नहीं रही, मैं काफी देर से ढूंढ रहा हूँ, कल भी ढूंढ रहा था, वो ग्रुप में बेटा भी अगर कहा, सब आपके, कोई रिप्लाई नहीं देता। आप तो अगर घर के कमरे में ढूंढ रहे हैं तो बेटा नहीं मिलेगी ना, ये हमने ना व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक भी सेंड किया है। सर वो व्हाट्सएप पे ही मैंने मैसेज किया हुआ ना, मैंने ज्वाइन किया तो मुझे कोई रिप्लाई भी नहीं दे रहा उधर। ठीक है जी, मैं देखता हूँ आपके साथ ऐसा दुनिया को कर रही है। अच्छा, जिनके पास बुक है ना जी, पेज नंबर जरा जल्दी से सिर्फ आप स्टेटमेंट रीड कर लें। शाबाश। ओके सर। This is a game, or this is a game of seconds, says Silva Peterson, whose Starbucks has put in charge of saving second. Her team of 10 analysts is constantly asking themselves, how can we save time of this? बस यहाँ तक काफ़ी है। ओके सर। इतने काफ़ी। अब मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि बच्चों को व्हाट इज़ द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बच्चों ये है कि हमारे पास सेलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है स्टारबक्स, और स्टारबक्स ने हायर की है 10 कंसल्टेंट, और उनका टास्क ये दिया है कि आप हमने बताना है कि हाउ कैन वी रिड्यूस द लीड टाइम, हाउ कैन वी इंक्रीज द रिस्पांस टाइम। लीड टाइम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, रिस्पांस टाइम को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये जो 10 कंसल्टेंट हैं या एनालिस्ट हैं, इन्होंने उसके पहले ऑब्जर्व किया स्टारबक्स के तमाम ऑपरेशंस को, और स्टारबक्स की जो रिकग्निशन है ड्यू टू इट्स कॉफ़ी है, ये डिफरेंट हॉट भी है कोल्ड भी है, ये उसकी रिकग्निशन है, उसकी आइडेंटिफिकेशन है। तो पहला जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी है, स्लाइड नंबर में 43 की बात कर रहा हूँ, तो मुझे एक स्टूडेंट चाहिए जस्ट स्लाइड नंबर 43 को रीड कर दे। बैकग्राउंड मैंने आपको बता दी कि व्हाट इज़ अ स्टेटमेंट, व्हाट इज़ अ केस। हाँ जी, कोई एक, शाबाश, एनीवन मे रीड। Productivity at Starbucks. Operation. हाँ जी, शाबाश। A team of A 10 team of 10 analysts okay बोलो look for ways to shave time, some improvements. Stop requiring signatures on credit card purchase under $25. Change the size of ice scoop. Never espresso machines. Saved 8 seconds per transaction. Saved 14 seconds per drink. Saved 12 seconds per shot. वेल डन, एक्सीलेंट। मतलब बच्चों 3 रिकमेंडेशन है, और रिकमेंडेशन नंबर 1 क्या है? डोंट गेट अ सिग्नेचर इफ द टोटल अमाउंट ऑफ द रिसीट इज अंडर $25। अगर आपने क्रेडिट कार्ड दिया है और आपका जो बिल है लेस देन $25 है, तो देयर इज़ नो नीड टू गेट सिग्नेचर। आप सिग्नेचर ना लें। हाँ, हमारा देखिए ये कॉमन प्रैक्टिस है पाकिस्तान के अंदर भी। तो जब भी हम कोई बाइंग करते हैं, परचेजिंग करते हैं थ्रू इधर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, व्हाट वी डू, हम साइन करते हैं। ऐसे ही नहीं, तमाम लोगों ऐसा एक्सपीरियंस है जी। Yes, sir. तो हमें वो क्या करता है जी, वो ऑर्गेनाइजेशन का जो कैशियर होता है, काउंटर पर जो आता है आदमी, तो हमें कहता है सर प्लीज़ साइन हेयर। तो 2 किस्म की रिसीट है, एक वो अपने रिकॉर्ड में रख लेता है, एक हमें देता है, हमारी कॉमन प्रैक्टिस है। वो कहते हैं स्टारबक्स वाले जो कंसल्टेंट, वो कहते हैं देयर इज़ नो नीड टू गेट अ सिग्नेचर इफ़ द अमाउंट ऑफ अ रिसीट इज़ अंडर $25। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? देखिए, इस पूरे केस का जो नाम है गेम ऑफ सेकंड्स है, यहाँ पर सेकंड्स की इंपॉर्टेंस है। कहता है अगर आप सिग्नेचर नहीं लेते तो आप कितने, हाउ मच टाइम वी मे सेव 8 सेकंड्स पर ट्रांजैक्शन। ये पहली रिकमेंडेशन है। दूसरा कहता है चेंज द साइज ऑफ द आइस स्कूप। तो बच्चों पहले एग्जिस्टिंग अगर हम इसको पढ़ेंगे तो वो कोल्ड कॉफ़ी के अंदर वो 2 स्कूप यूज़ कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड है। अगर 2 स्कूप यूज़ कर रहे हैं, स्मॉल साइज़ के है, तो आपको डबल टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो कंसल्टेंट ने, ये एनालिस्ट ने ये काम किया है कि आप में जो स्मॉल साइज़ के इसको आप रिप्लेस करें लार्ज साइज़, और सिंगल स्कूप यूज़ करें। अगर आप ये काम करते हैं तो हाउ मच टाइम वी मे सेव 14 सेकंड्स पर ड्रिंक।
अगर हम स्कूप का जो साइज़ है ना 2 की बजाय जो स्मॉल साइज़ के हैं उससे इंक्रीज़ करें और सिंगल स्कूप यूज़ करें और लार्ज साइज़ का यूज़ करें। दूसरा वो कहता है जो एग्जिस्टिंग इनकी मशीन है इसे आप रिप्लेस करें, या अगर आप इंस्टॉल करते हैं न्यू एक्सप्रेसो मशीन तो ये जो नई आपकी इंस्टॉलमेंट है न्यू मशीन है तो ये कितना आपके सेकंड सेव करेगी 12 सेकंड्स। अब टोटल कितने सेकंड सेव हो रहे हैं ज़रा सम अप करें सबको ज़रा। हाँ जी कोई आंसर चाहिए बच्चे मुझे। 34 सेकंड, जस्ट हमने 34 सेकंड सेव किए हैं। और इसकी देखिए जिसका बेनिफिट देखें कमिंग स्लाइड के अंदर है, ड्रामेटिकल उनकी इंप्रूवमेंट है। किस चीज़ की इंप्रूवमेंट है ज़रा चेक करके मुझे बताएं। एक स्टूडेंट चाहिए जैसा रीड कर दे ये दो उनके पॉइंट्स हैं। जो स्लाइड पे ये वाले रीड करना है ना, मैं हाँ कर जी हाँ जी, जस्ट जो स्लाइड नंबर 44 विजिबल है बेटा इसी को आपने रीड जी कर। जी मैं कर लेता हूँ। हाँ जी Operations improvements have helped Starbucks increase yearly revenue per outlet by $250,000 to $1 million. एक्सीलेंट। Productivity has improved by 27% or about 4.5% per year. अभी देखिए आपने क्या काम किया, आपने जस्ट 34 सेकंड्स आपने सेव किए और उसका देखिए आउटकम्स देखिए कितने हैं। आपका जो रेवेन्यू है ये जंप कर गया फ्रॉम 250,000 यूएस डॉलर टू 1 मिलियन, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। लेट्स अगर आपका पहले x था तो राइट में कितना आपका रेवेन्यू हो गया 4x। दिस इज टू मच। और आपने जस्ट क्या किया 34 सेकंड सेव किए और उसका देखिए रिजल्ट के हर आउटलेट पर 2.5 लाख से जंप करके रेवेन्यू 1 मिलियन डॉलर हो गया जी। सो दिस इज वेरी वेरी ग्रेट इम्प्रूवमेंट है। और ऑन द अदर साइड जो प्रोडक्टिविटी है वो कितनी इंक्रीज हो गई है 27% है। और ईयरली बेसिस पर हमारे पास क्या जी 4.5%। ये देखें जी ये जो एग्जांपल है हेयर इज़ अ फार्मूला कि हाउ कैन वी फाइंड द प्रोडक्टिविटी। बड़ा सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला है। यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं। लेफ्ट साइड पर देखिए मैं स्लाइड नंबर 45 की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्टिविटी है। और राइट साइड पर क्या आउटपुट है, आउटपुट को हमने डिवाइड करना है इनपुट के साथ। ये काम करेंगे तो जो फ्रैक्शन का आंसर आएगा डेट इज नोन एज ए प्रोडक्टिविटी। ठीक है जी, ये बात क्लियर है जी आपको। कितना सिंपल सा फार्मूला है और फार्मूले को हम यूज़ करेंगे और यूज़ करने के बाद हम क्या कर सकते हैं वी कैन फाइंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ एनी रिसोर्स जो भी हमारे पास रिसोर्स है। अब यहाँ पर इस 2 किस्म की हमारे पास प्रोडक्टिविटी है, एक को बोलते हैं सिंगल फैक्टर और दूसरे को बोलेंगे मल्टीपल फैक्टर। यहाँ पर देखिए उसका आंसर है, एक हमारे पास क्या सिंगल फैक्टर है और नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है जी हमारे पास है मल्टीपल फैक्टर। तो लेट्स से अगर हम सिंगल इनपुट ले रहे हैं, सिंगल फैक्टर ले रहे हैं और उससे डिवाइड कर रहे हैं, स्लाइड नंबर 46 की बात कर रहा हूँ। सपोज हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी जो आउटपुट है वो 1000 है और उनकी जो इनपुट है लेबर आर है। तो लेबर आर कितनी यूज़ हो रही है 250। तो डिवाइड किया तो 4 यूनिट्स हमारे पास आंसर आता है पर लेबर आर। तो वो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है विद रिस्पेक्ट टू इट्स वर्कफोर्स और लेबर आर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर है वो 4 यूनिट्स पर लेबर आर है। इसको बोलेंगे सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। आपने सिंपली आउटपुट को इनपुट से डिवाइड कर देना है। और उसके बाद है जी हमारे पास मल्टी फैक्टर है। मल्टी फैक्टर के अंदर क्या चीज़ होती है कि आउटपुट एज इट इज़ फार्मूले के अंदर कोई चेंज नहीं आ रही, कहाँ न्यूमरेटर के अंदर। तो डिनोमिनेटर के अंदर चेंज है, हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे विद ऑल पॉसिबल इनपुट्स। वो लेबर हो सकते हैं, वो मटेरियल है, वो एनर्जी है, वो कैपिटल है, वो मिसलिनियस है। तो इससे बोलेंगे मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी। तो एक यूनिट बनाने के लिए जितनी हम इनपुट यूज़ कर रहे हैं इन दोनों का रेशो क्या होगा डेट इज़ नोन एज ए प्रोडक्टिविटी। ठीक है जी। और मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी लेट्स से वो यूनिट क्या हो सकता है, आप एक शर्ट बना रहे हैं सिंगल हम ले सकते हैं, आप सेल फोन बना रहे हैं, आप रेफ्रिजरेटर की एग्जांपल ले लें, आप गाड़ी की एग्जांपल ले लें। तो हाउ मच रिसोर्सेज वी आर यूजिंग टू प्रोड्यूस अ सिंगल यूनिट ऑफ आउटपुट डेट इज नोन एज ए प्रोडक्टिविटी। और कौन सी है मल्टी फैक्टर, कितने पॉसिबल फैक्टर्स हैं एक सिंगल यूनिट बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो प्रोडक्टिविटी क्या है, सिंपली रेशियो है बिटवीन आउटपुट टू इनपुट। अगर इनपुट सिंगल फैक्टर है तो इट्स नेम इज अ सिंगल फैक्टर, अगर मल्टीपल फैक्टर है तो मल्टीपल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है।
अब ये एग्जाम्पल है जी हमारे कोर्स के अंदर, एग्जाम्पल नंबर 2 जो बुक का पेज अभी मैंने आपको बोला था स्टारबक्स के, उसी के नीचे देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो प्लीज़ आपके पास मैं आपको दे रहा हूँ कपल ऑफ मिनट्स, तो वो पेज ढूंढे। और मीन वाइल मैं अपने CR से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बेटा वंस अगेन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो उनको बुक नहीं मिल रही, तो आप क्या करो व्हाट्सएप पर अभी शेयर कर दो, ठीक है जी, वंस अगेन। हाँ जी असद अली बेटा आप हमारे साथ कर दी थी शेयर, कर कर दी दी। थी शेयर सर। अच्छा अभी कुछ लोग कह रहे हैं ना कि वो बेचारे ढूंढ रहे हैं, उन्हें मिल ही नहीं रही, तो आप वंस अगेन कर दें। अभी हो सकता है कि न्यू कमर हो या वैसे उन्होंने लास्ट लेक्चर के अंदर वो या पहले वो ऐड ना हुआ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो बच्चों हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, तो आप हमारे CR हैं असद अली साहब, तो आप उनके साथ अपना सेल नंबर शेयर करें तो वो आपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे। अच्छा कितने लोगों को वो स्टेटमेंट मिल चुकी है जी? सर मिल गई है। ठीक है उस तरह स्टेटमेंट को रीड करें। और वो है जी कॉलम्स टाइटल प्रोडक्टिविटी। तो मुझे एक स्टूडेंट चाहिए, सिर्फ उसकी स्टेटमेंट को आपने रीड करना है। एक्सप्लेन मैं करूँगा जी कि हाउ कैन वी फाइंड द प्रोडक्टिविटी ईदर सिंगल फैक्टर और द मल्टीपल फैक्टर। PDF फॉर्म में 53 पेज बताया ना आपने? हाँ जी PDF 53, जिधर लिखा है टोटल पेजेस 918, और जिसके पास हार्ड फॉर्म के अंदर है वो 14 पेज नंबर है जो मेरे पास है। तो एग्जाम्पल नंबर 2, तो कोई इसकी स्टेटमेंट प्लीज जरा रीड कर दे। मैं ही कर देता हूँ। ओके सर। आप कर दे। Sir, computing single factor and multi-factor gains in productivity. Collins Title Insurance Limited wants to evaluate its labor and multi-factor productivity with a new computerized title search system. The company has a staff of 4, each working 8 hours per day for a payroll cost of $640 per day and overhead expenses of $400 per day. Collins processes and closes on 8 titles each day. The new computerized title search system will allow the processing of 14 titles per day. Although their work hours and pay are the same, the overhead expenses are now $800 per day. Approach: Collins uses equation 1 by 1 to compute labor productivity and equation 1 by 2 to compute multi-factor productivity. ज़बरदस्त जी, मोहम्मद साइम बेटा ज़ैदी साहब, वेल डन। तो बच्चों बड़ा आसान सा काम है, तो आपने अपने लिस्ट डाउन करना है कि आउटपुट कितनी है और इनपुट क्या क्या है। अब मैं जो स्लाइड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं इसकी एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। ये जो कॉलम्स टाइटल इंश्योरेंस कंपनी है, तो इंश्योरेंस टारगेट किया था लोगों को, वो अप्रोच करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ अपने आप को इंश्योर करवा लें, या अपनी कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, घर की है, गाड़ी की इंश्योरेंस है, और इवन कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसकी भी इंश्योरेंस होती है, और अगर आप डॉक्यूमेंटेशन भेजना चाहें उसकी भी इंश्योरेंस हो सकती है। तो वो जो भी इंश्योरेंस करते हैं, ईच एंड एवरी इंश्योरेंस इज नोन एज ए टाइटल। तो अभी हमारे पास जो कॉलम्स टाइटल प्रोडक्टिविटी है ओल्ड सिस्टम की, उनके पास 4 वर्कर हैं, और वर्कर कितना डे में काम करते हैं, 8 आवर्स पर डे, और उनका जो पे रोल कॉस्ट है वो कितनी है, $640 पर डे है। आउटपुट है इन 4 वर्कर की 8 टाइटल्स पर डे। अब इनके जो ओवरहेड्स आते हैं, जो एक्सपेंडिचर है, एक तो इनकी कॉस्ट है ना, यानी सैलरी है, सैलरी के अलावा जो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन की रनिंग है जो कॉस्ट है वो उसको ओवरहेड कहते हैं, वो कितनी $400 पर डे। अब सबसे पहले हम सिंगल फैक्टर फाइंड करेंगे। आउटपुट क्या 8 टाइटल्स पर डे हैं, और किसके रेफरेंस से हम सिंगल फैक्टर फाइंड करें, लेबर आर के। तो कितने वर्कर हैं 4, तो कितना काम करते हैं पर डे, 8 आवर्स, तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आ गया 32। अब मैंने इनकी जो सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है उसको मैंने फाइंड किया, 8 को डिवाइड किया 32 से, तो मेरे पास आंसर आ गया 0.25 टाइटल्स पर लेबर आवर। लो बच्चों यहाँ तक आपके जहनों में की क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा काम था। आउटपुट को मैंने ना, इनपुट हमारे पास लेबर आ रहा है सिंगल फैक्टर, उससे डिवाइड किया, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, प्रोडक्टिविटी वैल्यू 0.25 टाइटल्स पर लेबर आवर। यहाँ तक आपके ज़हन में क्वेश्चन है तो बोले। फिर अगली स्लाइड पर जाते हैं जी। न्यू सिस्टम हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं, और
अगर हम ये एग्जांपल जरा एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिएगा बेटा। एग्जांपल से मैं उसका सॉल्यूशन करूं या उसका टेक्स्ट की बात कर रहे हैं? सॉल्यूशन सर, सॉल्यूशन ठीक है जी। ये देखो दोबारा उस स्लाइड पर आ गया, 48 स्लाइड है, दोबारा क्लियर हो गया जी। अच्छा बेटा, इसकी आउटपुट कितनी है, मुझे आउटपुट बताएं। ये गिवन है, मैंने ठीक है जी, आउटपुट आ गई। अब उसकी इनपुट क्या है, 2 किस्म की इनपुट है। उसके पास लेबर आर है, कितने उसके पास वर्कर हैं 4, और कितना काम करते हैं पर डे 8 आवर। तो मैंने 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आ गया? 8 4 आर 32। तो मैंने जस्ट 8 को 32 से डिवाइड कर दिया। तो अब 8 को 32 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.25 टाइटल्स पर लेबर आर। ये है सिंगल फैक्टर। कौन सा फैक्टर है? लेबर आर। उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम उसकी प्रोडक्टिविटी फाइंड कर रहे हैं। अब आते हैं जी नेक्स्ट। हाँ, अगर हम नया सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होगा? तो प्रोडक्टिविटी बच्चों इंक्रीज हो जाएगी। वर्कर एज इट इज़ जैसे पहले चाह रहे हैं, काम भी उतना ही कर रहे हैं, लेकिन जंप कर जाती है क्या चीज़? उनकी आउटपुट वो 8 से जंप करके हो जाती है 14 टाइटल्स पर डे। ये गिवन है अभी एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है जी। अगर हम नया सिस्टम परचेज करते हैं, वो कहते हैं कि अगर ये कॉलम टाइटल्स नया सिस्टम परचेज करते हैं, उसका बेनिफिट क्या होगा? उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी और आउटपुट 8 से बढ़ के 14 हो जाएगी। इसी तरह ओवर हेड्स भी इंक्रीज होंगे, वो 400 से जंप करके 800 हो जाएंगे पर डे, और वर्कर भी उतना है, टाइम भी उतना है, और पे रोल कॉस्ट भी उतनी है, वो चेंज नहीं हो रही। तो मैंने अब न्यू प्रोडक्टिविटी फाइंड कर रहे हैं, तो अब मेरे पास आउटकम्स आ गई है 14। तो 14 को डिवाइड करो वंस अगेन 32, क्योंकि वो एज इट इज़ है, वो चेंज नहीं हो रही। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? 0.4375 टाइटल्स पर लेबर आर, अप्रोक्सीमेटली डबल हो चुकी है। पे रोल कॉस्ट क्या होती है बेटा? जो उनकी हम उसको पैसे देते हैं जी, वर्कर हायर करते हैं, जो आपकी सैलरी होती है, सिंपल वर्ड में ये पर डे आपकी सैलरी की जो कॉस्ट आती है ना। आपने लेट्स से अगर आपको बिजनेस कर रहे हैं, दुकान आपकी, आपने आदमी हायर किया है और आपको एंड ऑफ अ मंथ उसे देते हैं 30,000 रुपीज़, तो आप पर डे डिवाइड कर लें 30 से, तो पर डे उसकी कितनी सैलरी बन गई बताएंगे? अगर 30,000 उसकी सैलरी है तो पर डे कितनी होगी? 1,000 रुपया होगी। ठीक है जी, ऐसा ही है। यस सर। ठीक है जी, बिजनेस सारे बीबीए के स्टूडेंट बेटा, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए यार। तो मैंने सिंपल सी वर्ड लिया ताकि आपको समझ आए। तो अब वो उसके जो हमारे पास ये पे रोल कॉस्ट है, ये गिवन है बेटा, ये गिवन है, ये स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। हाँ, मतलब मुझे नहीं वैसे किसी ने बताया ये, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट से वहाँ पर गिवन थी एज इट इज़, फिगर हमने यहाँ लिख दी। तो 640 है, आउटकम चेंज हो गई है, 14 आ गई है, और इनपुट एज इट इज़ है 32 लेबर आ रहे, डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.4375। वंस अगेन ये सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है, तो देखिए डबल होगी। अब अगर हम मल्टी फैक्टर फाइंड करें, दूसरे हम इनपुट को भी इंक्लूड कर लें, तो दूसरा इनपुट क्या था? इनकी 2 किस्म की कॉस्ट है। एक तो पे रोल की कॉस्ट है, वो 640 है, ये देखिए यहाँ पर एंड में एरो भी गिवन है बेटा, देखिए 640 को नीचे रखा। दूसरी, अब बजाय के लेबर आर मैं उनका टाइम लिखूं, तो मैंने पर डे कॉस्ट लिखना है। मेरे पास पर डे कितने उनके लेबर आर बनते थे? 8 × 4 32 लेबर आर, और अब उनकी कॉस्ट कितनी है? वो 640 640 गिवन है। और ओवरहेड्स कितने हैं? दूसरी कॉस्ट है वो 400 है। तो दोनों को डिवाइड किया। एक बच्चों जेन में रखना, जब भी हम मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा डॉलर्स के अंदर या करेंसी के अंदर। जब भी, ये आपने पॉइंट नोट डाउन कर लेना है अपनी नोटबुक के अंदर कि वेन एवर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी, एंड आंसर विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ करेंसी या डॉलर। यहाँ पर डॉलर गिवन। तो सैलरी कॉस्ट कितनी है 32 घंटे की लोगों के काम करने की? $640। और ओवरहेड्स कितने हैं? $400। इन दोनों को ऐड करके मैंने डिवाइड किया, तो मेरे पास जो मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी है बच्चों, वो 0.0077 टाइटल्स पर डॉलर है। ये ओल्ड सिस्टम की है। इसी तरह अगर मैं नए सिस्टम की फाइंड करूंगा तो इसके अंदर क्या चीज़ होगा? वंस अगेन पहली वाली लेबर कॉस्ट उसी तरह है, क्योंकि लोग भी उतने और टाइम भी उतना है 640, लेकिन जो ओवरहेड है वो इंक्रीज हो चुके हैं, वो 400 से 800 हो गए।
अब आउटपुट कितनी होगी है नए सिस्टम की, वंस अगेन 14 है, 14 टाइटल्स पर डे है, मैंने डिवाइड किया। तो अब नए सिस्टम की जो मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी है डेट इज 0.0097 टाइटल्स पर डॉलर। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है, उससे बड़ी है। तो दोनों केसेस में हम देखते हैं कि इधर सिंगल फैक्टर है या मल्टीपल फैक्टर है। अगर हम नया सिस्टम परचेज करते हैं और इससे यूज़ करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो व्हाट कुड बी द बेनिफिट? प्रोडक्टिविटी ऑफ द कॉलम्स टाइटल विल बी इंक्रीज ईदर सिंगल और मल्टीपल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। हाँ जी प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपके जहनों में क्वेश्चन है? नो सर। ठीक है जी। तो ये था ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1। तो मेजर पोर्शन हमारा क्या था कि एक पहला जो पार्ट था चैप्टर का नाम ऑपरेशंस, हमने डिटेल से डिस्कशन की, और दूसरा क्या था प्रोडक्टिविटी। अब हमारे ना सिलेबस के अंदर इससे रेलेवेंट, जिनके पास बुक है अभी देखें नीचे उसने लिखा है कि रेलेवेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। मैं अब ये आपको नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर है जी यहाँ पर 15 है, और यहाँ पर जिधर लिखा है टोटल पेजेस 54 है। तो ये आवाज चली गई। 1.2 भी है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 9 10। सर तो ये आवाज पार्ट कट ऑफ गई थी, दोबारा सिलेबस। बताइएगा। हाँ जी, ये बेटा पहले ना वो पेज ओपन करें और उसी वो सोल्यूशन है पेज नंबर 15 बात करना लिखा है, रिलेटेड प्रॉब्लम्स लिखे हैं। 1.1 1.2 मैं रीड कर रहा हूँ, 1.4 है, 5 है, 6 है, 1.7 है और अप टू 1.17 है। जितने ये जो अभी एग्जांपल हमने की इससे रेलेवेंट बुक के अंदर जो पार्ट ऑफ सिलेबस है, ये बड़े आसान से क्वेश्चन है, और जो भी डिफ़िकल्ट लगे आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आपने ये एक दफ़ा इसको ट्राई करना है। ठीक है जी। तो ये जैसे अभी आपने काम किया, सिंगल आपने क्या काम करना है, गिवन डेटा लिखना है। तो बच्चों दो चीज़ें आपने लिखनी है, आउटपुट क्या है और पॉसिबल इनपुट्स कौन कौन सी हैं, भाई ये काम करना है। और उसके बाद जब आप ये फाइंड आउट, आधा काम तो यही है कि हमने ट्रेस आउट करना है, फाइंड आउट करना है उसी स्टेटमेंट के अंदर कि आउटपुट कौन कौन सी हैं और इनपुट्स क्या हैं, उसके बाद उनको डिवाइड कर देना। तो ये सिंपल सी रेशो है, कोई इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस लेंथी डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है। तो डिफ़िकल्ट चीज़ें अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेटमेंट को पढ़ना है एज अ बिजनेस स्टूडेंट, और उसके बाद हमें देखना है कि आउटपुट कौन सी है और इनपुट। अगर बीबीए के हमें फ़ौरन पता होना चाहिए, ये हमारी एक इतनी स्किल होना चाहिए बच्चों, रीडिंग और एनालिटिकल स्किल, कि हम उससे डिफ्रेंशिएट करें कि ये आउटपुट है और ये हमारी इनपुट है। सो ये था पूरा चैप्टर नंबर 1। दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1 कि हमने डिटेल से डिस्कशन की कि ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है, ये फंक्शंस क्या होते हैं, और 10 कौन कौन से स्किल्स, ऑपरेशन, डिसीजंस जो आप सीखने जा रहे हैं। फिर हमने डिफरेंशिएट किया, सर्विस क्या होती है, टेंजिबल, इनटेंजिबल। फिर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, प्रोडक्टिविटी होती क्या है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो रिमेनिंग स्लाइड्स हैं ना डियर स्टूडेंट, ये इसी से ऑलमोस्ट रेलेवेंट हैं कि मेजरमेंट क्वालिटी क्या चीज़ होती है, एक्सटर्नल एलिमेंट क्या होते हैं, प्रिसाइज यूनिट क्या होता है। ये जो 52 है, तो वेरिएबल है, लेबर है, कैपिटल है। तो लेबर का रोल कितना होता है प्रोडक्टिविटी के अंदर, 10% है, और रोल ऑफ अ कैपिटल 38% है। मैनेजमेंट की यही टेलर्स कह रहा है कि मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, टॉप मैनेजमेंट की, टू मेंटेन हाई क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोडक्शन। और ये अमेरिका के अंदर है कि अगर आप चाहते हैं कि लेबर का अच्छा काम करे तो क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले उनकी जो बेसिक एजुकेशन है ना वो होनी चाहिए, फिर उनकी बैलेंस डाइट होना चाहिए, उनके सोशल नॉर्म्स के हैं, ये जेनेरिक्स ये हर ऑलमोस्ट स्टडी के अंदर होता है कि अभी लोगों ने एचआर के बैकग्राउंड कि अब रिवार्ड सिस्टम होना चाहिए, अगर रिवार्ड सिस्टम देंगे तो ये लोगों को मोटिवेट करता है। ये जेनेरिक उसने बातें की हैं, ये कुछ ऐसी स्किल्स हैं। कहता है ये अमेरिकन जो लोग हैं ना, ये इतने सिंपल आंसर भी नहीं दे सकते। ये मैं स्लाइड नंबर 55 की बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की लेबर ऐसी है कि ये आंसर कर सकती है, ये बड़े सिंपल से। फिर कैपिटल है, अगर जितने ज़्यादा पैसे लगाएंगे उतने मैक्सिमम चांसेस आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होने की। मैनेजमेंट का रोल बड़ा क्रूशल होता है, ये उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर है।
ये एथिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, सस्टेनेबिलिटी, अभी मैंने आपको बताया कि 3 एस्पेक्ट होते हैं प्रोडक्ट के। एक इकोनॉमिकल फैक्टर होता है और एक होता है कस्टमर या सोसाइटी फैक्टर होता है, थर्ड एंड द लास्ट वन हमारे पास होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो यही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी की है। तो ये था बच्चों ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1। यहाँ तक अभी आपके ज़हनों में जो क्वेश्चन है, यू आर वेलकम, यू आस्क, यू रेज एनी रेलेवेंट क्वेश्चन। अच्छा सीआर बेटा, आपने ना इन टच रहना क्लास के साथ। तो अगर किसी बच्चे को ये बुक के बारे में, ये हैंडआउट्स का पता ना चल रहा हूँ, तो असद अली बेटा आपने उनकी हेल्प आउट करनी है, ठीक है जी। तो आप अपने सीआर से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा भी सेल नंबर आपके पास है, ठीक है जी। तो ये सारी बातें हैं। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो यू आर वेलकम, ठीक है। अदरवाइज बच्चों अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस टाइम। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है अभी? ओके जी, सर ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी बेटा बोलें। सर मैंने ये पूछना